दोस्तों, जल्दी से आप अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो एवरीवन। तो बच्चों कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों आप लोग बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे द डेजर्टेड विलेज पढ़ाने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि बच्चों ये इतनी बड़ी पोएम है, 400 से 500 लाइन की पोएम है। इसे यूट्यूब पे ऐसे नहीं पढ़ा सकते हम, लाइन टू लाइन तो कतई नहीं पढ़ा सकते। अगर कभी भविष्य में इसको मैं पढ़ाने की कोशिश भी करूँगा तो बहुत सारी वीडियोज़ बनेंगी, बहुत टाइम लगेगा, वो अभी नहीं हो सकता है। मैंने डेजर्टेड विलेज छोड़ी इसलिए रखी थी कि वो यूट्यूब पे पढ़ाने लायक पोएम है नहीं। अब इसका कुछ ना कुछ आपको चाहिए था कि भाई कुछ तो बताया जाए। अब वैसे तो एग्ज़ाम सामने आ गए हैं, मेरे पास इतना समय भी नहीं होता है, परंतु फिर भी मैंने कुछ ट्राई किया है, कुछ आपके लिए प्रिपेयर किया है एक एनालिसिस के रूप में। डेजर्टेड विलेज का एक तरह से क्रिटिकल एनालिसिस होता है, वो प्रिपेयर करने की कोशिश करी है। ये खुद में ही काफ़ी बड़ा है, तो इसमें मैं मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो आपको बता दूंगा पोएम के बारे में, प्लस उसमें क्या है वो सब चीज़ें। ठीक है, फ़िलहाल एग्ज़ाम के लिए ये आपके लिए पर्याप्त होना चाहिए। बाकी देखो ऐसा है कि आप लोग कई बार बहुत ज़िद्दी हो जाते हो। मैंने कमेंट सेक्शन में बच्चों के को बताया कि भाई इतनी बड़ी पोएम है, ये यूट्यूब पे अगर किसी ने नहीं पढ़ा रखी है पूरी लाइन टू लाइन, एक ने भी नहीं पढ़ा रखी, मैं बताता हूँ आपको, तो एक रीज़न है क्यों नहीं पढ़ा रखी है। क्योंकि इतनी बड़ी पोएम को पढ़ाया नहीं जा सकता यूट्यूब पे। वीडियोस कैसे बनाएंगे उसकी, इतनी बड़ी साइज़ की? अगर सिंगल वीडियो बनाएंगे तो इम्पॉसिबल है, 8-10 घंटे की वीडियो बन जाएगी। ठीक है, और अगर बहुत सारी वीडियो बनेंगी तो 15-20 वीडियो बनेंगी मतलब तो ऐसी सिचुएशन है। तो कोई नहीं। और नागनंदा के लिए भी आप लोग बोल रहे थे, देखो डॉल्स हाउस पढ़ा रखा है, चॉइस आएगी आपके पास में, डॉल्स हाउस और नागनंदा, दोनों में से क्वेश्चन आएगा। आपको एक अटेम्प्ट करना है, ढंग से डॉल्स हाउस पढ़ लो। फिलहाल नागनंदा के पीछे मत पढ़ो क्योंकि उसका टेक्स्ट ही अवेलेबल नहीं है मार्केट में। मैंने बहुत दिनों पहले ऑर्डर की थी एक किताब ऑनलाइन, कि किताब कहीं मिल जाए तो आ जाए, तो वो अब जाके आई है। अब मैं उसको पढ़ूंगा, फिर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, एग्जाम निकल जाएगा इतने में। इसलिए डॉल्स हाउस को ढंग से पढ़ लो, उसको ढंग से पढ़ लिया, उसके सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लो, ढंग से याद कर लो, वो पर्याप्त है। क्योंकि आपको चॉइस आएगी तो आप डॉल्स हाउस में से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, इसलिए उसके लिए परेशान मत हो। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम द डेजर्टेड विलेज का जो एनालिसिस मैंने प्रिपेयर किया आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम लोग करेंगे कि जो ये पोएम है द डेजर्टेड विलेज, ये एक पेस्टरल एलेजी है। पेस्टरल एलेजी का मतलब बोल सकते हैं कि एक शोक गीत है, परंतु ग्रामीण जीवन पे आधारित एक शोक गीत है। इट्स ए लेमेंटेशन, बेसिकली लेमेंट है ये, यानी विलाप है एक तरह का। इट्स ए एलेजी। तो ये ओलिवर गोल्डस्मिथ ने लिखी थी, पहली बार पब्लिश हुई थी 1770 ईयर में, 1770 में। तो ये जो पोएम है ये एक्चुअली ओलिवर गोल्डस्मिथ की सेमिनल पोएम है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पोएम है, मेन वर्क है, जिससे मतलब पोइट्री में मेन वर्क है ये उनका, जिसके बेस पर आप बोल सकते हो ओलिवर गोल्डस्मिथ का पोइट्री में नाम है। ठीक है, बाकी इनके नोवेल्स भी हैं जो भी काफ़ी पॉपुलर हैं। ठीक है, अब ये जो पोएम है ये एक्सप्रेस करती है पोएट का ग्रीफ, उसका दुख, उसका सॉरो, उसका दुख, उसकी सैडनेस को एक्सप्रेस करती है कि कैसे रूरल लाइफ का डिस्ट्रक्शन हो गया, उसके जो चाइल्डहुड होम है, उसका जो बचपन का घर है, उसको वो कैसे नष्ट हो गया, कैसे वो ख़त्म हो गया। किसकी वजह से? क्योंकि जो बड़े लैंड ओनर्स हैं उन्होंने जो कॉमन लैंड थी, कॉमन लैंड वो होती है जिसका इस्तेमाल सभी लोग कर सकते हैं। ऐसे लैंड अक्सर चारागाह की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं और बहुत बार उन पर खेती भी होती है, परंतु उसमें किसी ज़मीन पर किसी का हक नहीं होता, वो लोग आपस में तालमेल बिठा के उसमें खेती करते हैं। तो ऐसी जो कॉमन लैंड थी जो किसी की नहीं थी एक्चुअल में, उसको लैंड ओनर्स ने हथिया लिया। क्यों? क्योंकि उस वक्त एक लॉ भी आया था, एनक्लोजर एक्ट करके आया था। उस एक्ट में इस चीज़ की छूट दी गई थी ताकि एक व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन हो सके, इकट्ठे में एक जगह पे बहुत ज़्यादा ज़मीन हो सके, टुकड़े टुकड़े में बिखरी ना रहे कि कुछ ज़मीन यहाँ पे, कुछ वहाँ पे, कुछ वहाँ पे। तो उस सब ज़मीन को कि एक लैंड ओनर के पास में एक जगह पे बहुत सारी ज़मीन हो जाए, इसलिए ये एक्ट लाया गया था, ताकि कम एरिया, मतलब बहुत एक ही जगह पर अगर ज़्यादा ज़मीन होगी किसी एक व्यक्ति के पास में तो वो सारी ज़मीन में एक फसल बो पाएगा, तो एक साथ में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा, पैदावार ज़्यादा होगी। उद्देश्य तो ये था, परंतु उसका दुष्प्रभाव क्या हुआ? वो लैंड ओनर्स ने ज़मीन अपने हथिया ली, अपने पास में कब्जे में कर ली, और जो लोग उस ज़मीन पे डिपेंडेंट थे ना, उनको बेसिकली उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं रह गया वहाँ पे उस गांव में अपना जीवन बिताने का, अपने लाइवलीहुड, अपने जीवन निर्वाह करने का, कमाने का, खाने का ऑप्शन नहीं रह गया। तो इसलिए वो विलेजर्स क्या हो गए, उनको माइग्रेट करना पड़ा, पलायन करना पड़ा वहाँ से, और वो शहरों की तरफ बढ़ने लगे। और वहाँ शहर में जाके उनकी लाइफ बहुत ही मिजरेबल हो गई, बहुत ही दयनीय हो गई, बुरी हो गई।
तो मतलब बैकग्राउंड ये है कि जो एनक्लोजर एक्ट आया था ना, उस एनक्लोजर एक्ट ने लैंड ओनर्स को शक्ति दे दी कि वो कॉमन लैंड को अपने कब्जे में ले सकें। और जब उन्होंने कॉमन लैंड को अपने कब्जे में ले लिया तो उस कॉमन लैंड पे जो लोग डिपेंडेंट थे, निर्भर थे, गांव के लोग, उनको फिर गांव छोड़ के जाना पड़ा। और उससे उन लोगों की ज़िंदगी एक तरीके से एक्चुअल में ऑलमोस्ट गांव के गांव खाली हो गए देखा जाए तो, क्योंकि बहुत से लोग कॉमन लैंड पे डिपेंड करते थे। समझ में आई बात? तो ये अपना इंट्रोडक्शन हो गया। फिर सेंट्रल आइडिया पे आते हैं कि पोयम इसी बात पे सेंट्रलाइज है कि कैसे रूरल लाइफ का डिस्ट्रक्शन हो गया, रूरल लाइफ कैसे तबाह हो गई जब विलेजर्स को अपने लिए धंधा खोजने के लिए गांव से शहरों की तरफ जाना पड़ा, क्योंकि उनकी जो कॉमन लैंड थी या चारागाह वाली लैंड थी उसको बड़े लैंड ओनर्स ने ऑक्यूपाई कर लिया, हथिया लिया। तो पोइट ने अपना ग्रीफ एक्सप्रेस किया, अपना दुख एक्सप्रेस किया है इस चीज़ पर कि कैसे उसका जो चाइल्डहुड होम है उसमें कैसे सडनली बदलाव आए, कैसे कह सकते हैं कि वो लैंड ओनर्स के हाथ में चला गया और फिर वहाँ से लोग चले गए छोड़ छोड़ के। तो वह नॉस्टैल्जिक हो जाता है, वो पुरानी बातों को याद करता है कि मेरा गांव किस तरह का हुआ करता था, हम किस तरीके से वहाँ जीवन यापन करते थे, हम वहाँ कैसे मज़े करते थे अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ में। क्योंकि गांव की एक अपनी मतलब लाइफस्टाइल होती है, नेचर के बहुत करीब होते हैं, बहते हुए झरने होते हैं, जो सुंदर गांव होते हैं के मतलब बहते हुए झरने मिलेंगे आपको, नदियाँ मिलेंगी, सुंदर जंगल मिलेंगे, चारागाह मिलेंगे, हरी हरी ज़मीन मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, शुद्ध हवा होगी, ठंडी हवा होगी। तो वो इन सब चीज़ों को याद करते नॉस्टैल्जिक हो जाता है और रिकॉल करता है किस तरीके से उसका चाइल्डहुड जो था उसके हैप्पी प्लेस पर बीता था, अपने गांव में बीता था। ठीक है, तो ये सेंट्रल आइडिया है। अब इसकी जो समरी है, मैं क्योंकि समरी वैसे मैं जनरली आपको प्रोवाइड नहीं करता हूँ, मेरे जो आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन पढ़ते हो उसमें समरी अक्सर होती नहीं है, मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि आप अपने हिसाब से समरी लिख लेना। परंतु क्योंकि मैंने पोएम पढ़ा ही नहीं है आपको, तो मैं इसकी समरी भी आपको शेयर कर रहा हूँ साथ में पॉइंट बना बना के। ठीक है, डिटेल में समरी कि इस पोएम में मोटी मोटी चीज़ें क्या क्या हैं। वैसे तो पोएम में बहुत कुछ है, परंतु मैंने मोटी मोटी चीज़ों को हेडिंग्स बना के आपको समझाया है। तो देखो, सबसे पहले प्रॉस्परस एंड हैप्पी रूरल लाइफ। सबसे पहले पोइट स्टार्ट ही करता है पोएम में, क्या बताता है स्टार्टिंग में कि कैसे गाँव में उनका जीवन बहुत खुशहाल था। तो वो बताता है कि जो प्राइम टाइम था ना उसकी विलेज लाइफ का, उसमें बहुत आनंद थे। जो पास्ट टाइम था नेचुरल ब्यूटी के बीच में बीता था। यंग बॉयज़ गर्ल्स जो थे वो बहुत मतलब हैप्पीनेस बोल सकते हैं महसूस करते थे, उनको बहुत खुशी मिलती थी। वो बहुत सारे गेम्स खेलते थे आपस में मिलके, उससे उनको बहुत खुशी मिलती थी। वो मतलब घुल मिल के गेम्स खेलते थे गांव में, एक साथ समय व्यतीत करते थे। पोइट याद करता है उन पास्ट टाइम्स को, उन गुजरे हुए समय को, जब मतलब बेसिकली वो कह सकते हैं ग्रीन स्पेस में, हरी भरे इलाकों में घूमते फिरते रहते थे। वो आज भी उस सीन को याद करके बिल्कुल भाव विभोर हो जाता है, मेस्मराइज्ड हो जाता है, एक तरह से खो जाता है उसमें कि कैसे शेल्टर्ड कॉट हुआ करती थी, कि एक झोंपड़ी होती थी, नीचे खाट बिछी होती थी, जाके उसमें पड़ जाते थे। कैसे कल्टीवेटेड फार्म हुआ करते थे, जुते हुए खेतों में हम मज़े करते थे। कैसे बहते हुए झरने होते थे, या फिर गांव की एक मिल भी होती थी जिसमें कुछ प्रोडक्शन होता रहता था। ठीक है, और वो इन सब चीज़ों को रिकॉल करता है कि भैया कैसे शेडी प्लेसेस हुआ करते थे, छायादार जगह होती जहाँ हम बत्ती आते थे घंटों बैठ के आपस में, और वहाँ पर अपना समय व्यतीत करते थे। लवर्स भी होते थे जो छुपके छुपके वहाँ अपनी बातें बुदबुदाते रहते थे, मतलब वो भी अपने प्रेम भरे मोमेंट्स शेयर करते रहते थे। लवर्स भी ऐसी जगहों पर छुपके जाके मिलते थे। तो और जो यूथ था, जवान लोग थे, वो एक दूसरे को ऐसे ही मतलब मस्त मौला ढंग से वो डांस करते थे, नाचते रहते थे, और एक दूसरे को चैलेंज करते थे कौन कितनी देर डांस करेगा ऐसे, और एक दूसरे को थका देते थे नचा नचा के। ऐसे बहुत सारे गेम्स खेलते थे साथ में। लवर्स अपने बड़े बूढ़ों से छुप के एक दूसरे से नजरें मिलाते थे भीड़ में। तो ये सब एक्टिविटीज़ होती थी और उसे उस गांव की लाइफ बहुत प्यारी लगती थी। उसे याद आता है कि क्या ज़माना था, क्या समय था वो, जब मैं गांव में हुआ करता था और जब मेरा गांव एकदम प्रॉस्परस था, समृद्ध था। तो पहले वो प्राइम टाइम, उस प्रॉस्परस टाइम को याद करता है, पहले उसके बारे में बताता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर बोलता है कि कैसे उस प्रॉस्परस टाइम का बुरा समय शुरू होता है, वह डिस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है, डिसोल्यूशन ऑफ रूरल लाइफ। वेल्थ के पीछे भागने के चक्कर में जो रूरल लाइफ है उसका विघटन हो जाता है एक तरीके से, कि देखो ये जो सारे चार्म्स, ऊपर जो सारी अच्छी चीज़ बताई गांव के बारे में, ये सब अब खत्म हो चुकी हैं, वो सब भाग चुकी हैं। क्यों? क्योंकि विलेज की जो शांति है उस शांति को भंग कर दिया या हड़प लिया है उस शांति को, किसके द्वारा? औद्योगिकरण के द्वारा, शहरीकरण के द्वारा, कमर्शलाइजेशन ऑफ लैंड के द्वारा। एग्रीकल्चर कॉमन लैंड है, उसको वेल्दी लैंड लोड, मतलब जो वेल्दी
जो अमीर लैंडलॉर्ड्स हैं उन्होंने क्या कर दिया है, उस कॉमन लैंड को हड़प लिया है और इस चक्कर में लोग माइग्रेट करके शहरों की तरफ चले गए हैं, ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढने के लिए, कमाने की बेटर अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढने के लिए उस शहरों में चले गए। ठीक है, तो इस तरीके से अब जो वेल्थ है वो एक जगह एकत्रित हो गई है, एक्यूमुलेट हो गई है। वेल्थ तो सारी एक जगह इकट्ठा हो गई, परंतु उस इकट्ठा वेल्थ का क्या करे, इंसान तो सारे खत्म हो गए एक तरीके से, गांव से इंसान ही चले गए। भले ही उस गांव में अब वेल्थ आ गई है, धन दौलत आ गई, अमीर लोग रह रहे हैं, शान शौकत से रह रहे हैं, परंतु क्या करें उस वेल्थ का, क्या करें इस डेवलपमेंट का, जब वहाँ इंसान ही नहीं रहे, वो इंसान ही चले गए वहाँ से। जो इंग्लैंड की जो पीजेंट्री थी, वो मजबूत खेती करने वाले कृषक लोग, वो ही ख़त्म हो गए, और कह सकते हैं उनके साथ में ख़त्म हो गई वो मासूमियत, इनोसेंस, वो हेल्थ, वो स्वास्थ्य भरा जीवन जो रूरल लाइफ से जुड़ा हुआ था, वो सारा ख़त्म हो गया। तो रूरल पीपल जो थे ना, उनके बारे में कह सकते हैं कि उनकी जो सबसे बेस्ट वेल्थ थी, सबसे अच्छा जो धन था ना रूरल लोगों का, वो था कि जब तक उनको धन के बारे में पता ही नहीं था, यानी धन के प्रति उनकी अज्ञानता ही सबसे बड़ा धन था। क्योंकि जब धन के बारे में नॉलेज हुई कि धन कमाना है, तो वो गांव ही छोड़ के चले गए। ठीक है, यानी जब तक धन का ज्ञान नहीं था तो वही सबसे बड़ा धन था उनका, देखा जाए तो। और अब वो छोड़ के सिटीज़ तरफ चले गए धन के पीछे पीछे। तो ये इस तरह से उस ग्रामीण जीवन का, उस रूरल लाइफ का डिस्ट्रक्शन हो गया, डिसोल्यूशन हो गया। अब कवि इन सब चीज़ों को याद करते हुए डिज़ायर करता है कि काश मैं लौट जाऊं, काश मैं रिटर्न कर जाऊं उसी गांव में, उसी मेरे घर में। तो पोइट आगे एक्सप्लेन करता हुआ बताता है कि भाई जो वेल्थ है ना, और पॉम्प है, वेल्थ धन दौलत, पॉम्प एक तरह से दिखाना, मतलब अपनी शान और शौकत को दिखाना, उसका दिखावा। तो वेल्थ एंड जो पॉम्प, अब ये सब जगह मिलेगा गांव के अंदर। गांव में वेल्थ और पॉम्प छा गया है, क्योंकि अमीर लोगों की ज़िंदगी चल रही है वहाँ पे बेसिकली। ठीक है, परंतु इस गांव का सारा कनेक्शन टूट चुका है अब लोगों के साथ में, और नेचर का कनेक्शन इस गांव के साथ में बेसिकली। क्योंकि जब वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, देखो जब उस जगह मतलब एक तरीके से धन दौलत घुस गई है ग्रामीण जीवन में, शान शौकत घुस गई है, तो वहाँ नेचर की परवाह करने वाला अब कोई है नहीं। तो नेचर डिस्ट्रॉय भी हो रहा है, नेचर का डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है, ऊपर से गांव वाले वहाँ छोड़ के चले गए, तो उनका गांव से नाता टूट गया है। यानी गांव में अब वेल्थ और पॉम्प सब जगह दिखाई दे रही है, और देख सकते हैं हम लोग कि गांव का कनेक्शन लोगों से कट चुका है और नेचर से भी कट चुका है। ठीक है, तो कवि फिर याद करते हुए बोलता है एक तरह से कि द ग्लेड्स, किसी ज़माने में यहाँ पे ग्लेड्स हुआ करती थी। ग्लेड्स ऐसे इलाके होते हैं, जंगल, मतलब जो जंगल है, जंगल के अंदर आपको एक ऐसा इलाका मिलेगा बीच जंगल के अंदर जहाँ पेड़ पौधे नहीं होंगे, खाली ज़मीन, जंगल के भीतर ऐसा इलाका जो खाली घास का मैदान होगा, उसे ग्लेड्स बोलते हैं। तो वो जो ट्रीलेस एरिया है, जहाँ पे किसी ज़माने में खूब भीड़ हुआ करती थी, जवान लोग अक्सर ऐसी खाली जगहों पे जाया करते थे ज़मीन के अंदर, मतलब जंगल के अंदर, वो जगह आजकल खाली पड़ी हुई है बिल्कुल, अब वहाँ कोई नहीं जाता, वेकेंट है बिल्कुल ही। ठीक है, किसी ज़माने में पहाड़ के ऊपर खूब लोग चढ़ा करते थे, और वहाँ पहाड़ के ऊपर बुदबुदाने की आवाज़ आया करती थी हमेशा, वो अब नहीं रही है ना। कभी वहाँ गीज़, पूल के ऊपर यानी तालाब के ऊपर गीज़, एक तरह के बतख, वो खूब तैरा करते थे, मौज मस्ती करते थे, उनकी आवाज़ आया करती थी, वो भी सब अब नहीं है, कम हो गई है। कभी स्कूल से छूटते हुए बच्चे बड़े मौज मस्ती में निकलते थे, हंसते हुए, खिलखिलाते हुए, उन बच्चों की आवाज़ भी अब वहाँ नहीं रही है। किसी ज़माने में मिल्क मेड, यानी दूध बेचने वाली होती है, दूध बेचती है, मिल्क मेड जो है वो अक्सर गाते हुए मिलती थी, वो गाना भी अब सुनाई नहीं देता है। पूरा गांव अब क्या हो गया है, एम्प्टी, खाली हो गया है। और पोइट डिज़ायर करता है कि काश वो उस जगह पे वापस लौट जाए और उसका अंत अपने घर में ही हो, उसी चाइल्डहुड होम में हो जहाँ पे उसने अपना जीवन व्यतीत किया है, मतलब बचपन व्यतीत किया है। तो ये इच्छा जताता है, वो डिज़ायर करता है ये। फिर अब आगे देखते हैं, वो कुछ पर्सनैलिटीज़ को एक्सप्लेन करता है पोइट आगे, कि एक तो विलेज प्रीचर था गांव, मतलब उनके गांव में एक प्रीचर था, एक तरह से पादरी था, चर्च का जो पादरी होता है ना वो था। अच्छा बच्चों, है ना, मैं बताना भूल गया स्टार्टिंग में, ये जो नोट्स हैं ये तो आपको मैं साइट पे डाल दूंगा, उसका लिंक आपको साइट पे, मतलब आपकी स्क्रीन पे दिख जाएगा www.ourguruji.in, वो स्टार्टिंग में दिख गया, मैं डाल दूंगा स्टार्टिंग में, जैसे आपका ये लेक्चर स्टार्ट होता है ना, वहीं पर स्टार्टिंग में मिल जाएगा वो। ठीक है, अब देखो आगे वो विलेज प्रीचर के बारे में बताता है कि हमारे गांव में एक विलेज प्रीचर, एक पादरी था जिसका घर था, और उसका जो घर था ना वो हर व्यक्ति के लिए हमेशा खुला रहता था, उसका दरवाज़ा।
आप ये कह सकते हो उसका घर एक तरीके से डेस्टिनेशन था, ठिकाना था उन सभी घायल आत्माओं का ठिकाना था। घायल आत्मा कैसे, जो चाहे मानसिक तौर पर परेशान हो या शारीरिक तौर पर परेशान हो, उन सब वो सब के लिए खुला था उसका दरवाज़ा। लोग उसके वहाँ जाते थे, अपनी समस्याएं बताते थे और वह उनकी समस्याओं का निदान करने की कोशिश करता था, है ना। तो एक तरीके से बोल सकते, चाहे कोई भिखारी बैगर हो, चाहे कोई घायल सोल्जर हो, सबके सब उसके वहाँ मतलब उनका डेस्टिनेशन था, वो ठिकाना था उसके। वो इतना अमीर नहीं था परंतु एक बहुत महान आत्मा था, मतलब बोल सकते ग्रेट ह्यूमन बीइंग था दिल से। उसके पास में धन की शक्ति या फिर कोई वैसी शक्ति, फिजिकल वेल्थ या फिर बोल सकते कोई पावर नहीं थी, परंतु उसका जो स्वभाव था ना बहुत ही हटके था, यूनिक था। वह अक्सर लोगों की मतलब दुखों को देखकर, उनके दुखों को देखकर वह उनकी बुराइयों को भूल जाता था, उनकी कमियों को भूल जाता था, क्योंकि उसको दुख नजर आते थे कि लोग कितने परेशान हैं। वह उनके दुखों को देख के उनकी बुराइयों को ही भूल जाता था कि इसके मन में ऐसी बुराई भी है। जो उसके घर में अक्सर लोग आते थे तो उनके दुखों को वो याद रखता था, उनके दुखों को निवारण करने की कोशिश करता था, उनको सही करने की कोशिश करता और उनकी बुराइयों को भूल जाता कि किस तरह का इंसान है, ठीक है। और इस काम में उसको बहुत हैप्पीनेस मिलती थी कि भाई वो है इन बेचार दबी कुचली आत्माओं को, परेशान लोगों को, इन सोल्स को वो क्या कर पा रहा है, आराम दे पा रहा है। इस बात से उसको बड़ी तसल्ली मिलती थी। और ये बहुत ही कॉमन चीज़ थी कि अक्सर कोई व्यक्ति गुजरने वाला होता था, मरने वाला होता था, तो वह उसके बेड के पास में जाके उसको सांत्वना देता था, है ना, उसको ज्ञान देता था, सांत्वना देता था, उसको मतलब सपोर्ट करता था एक तरीके से। तो ये विलेज प्रीचर के बारे में पोइट बताता है। फिर वो बताता है विलेज टीचर के बारे में कि एक टीचर भी था हमारे गाँव में, और वो जो टीचर था ना उसका घर में से हमेशा नॉइज़, शोर शराबा आता रहता था। शोर शराबा क्यों आता था? क्योंकि उसके घर में, कहने का मतलब उसकी स्कूल थी बेसिकली, तो वहाँ बच्चे पढ़ते थे, तो वो उनका शोर शराबा उसके घर से आता रहता था। टीचर दिखने में बाहर से बड़ा स्ट्रिक्ट था, परंतु वह अंदर से नरम था और वो अक्सर बच्चों को जोक्स सुनाता रहता था और बच्चे भी इस बात के आदी थे। वो उससे डरते भी थे, सुबह सुबह उसका चेहरा देखने से डरते थे कि अरे इसका चेहरा दिख गया, मतलब क्योंकि वो बाहर से स्ट्रिक्ट दिखता था। बाहर से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि पता नहीं अभी डांट देगा, पर वो जोक्स भी खूब मारता था। वो बहुत ही सीखा हुआ लर्निड व्यक्ति था। गांव वाले उससे बड़ी आदर के साथ में देखते थे कि ये बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है। उसको लिखना पढ़ना तो आता ही था, उसके साथ में उसको नंबर्स की नॉलेज थी, मैथमेटिक्स की नॉलेज भी थी, वह ज़मीन को नापने की नॉलेज भी रखता था, ठीक है। और गांव वाले बड़े सरप्राइज करते थे कि इतने से छोटे से दिमाग में इतना सारा ज्ञान कैसे समाया हुआ है। परंतु अब उसका वो स्कूल है, वो घर है, वो भी अब भुला दिया गया, वहाँ भी कोई नहीं जाता है। फिर एक इन, शराब खाना या रेस्ट हाउस बोल सकते हैं, उसका वर्णन करता है पोइट कि हमारे यहाँ पर एक इन भी था, एक तरह से एक रेस्ट हाउस, जहाँ पे अक्सर गांव वाले इकट्ठा हुआ करते थे और बतियाते थे, बहुत सारी बातें किया करते थे वहाँ पे। गांव वाले गांव वालों की खबरें लाते थे, है ना, और भी बहुत सारी घटनाओं के बारे में आपस में डिस्कस करते थे। वो कन्वर्सेशन, बातचीत करने का और दारू पीने का ठिकाना था एक तरीके से। ये इलाका, ये जो जगह थी, हमेशा ही फेस्टिवल जैसी महसूस होती थी। वहाँ पर ऐसा लगता है हमेशा ही उत्सव चल रहा है एक तरह से। ये प्लेस थी, बड़ी यूनिक तरीके से डिज़ाइन की गई थी। दीवार पे पिक्चर्स लटकी हुई थी, फर्नीचर भी बड़े अलग तरीके से था। इसका फर्नीचर 2 in 1 था। 2 in 1 कैसे? दिन में तो वो ड्रॉवर बना लेते थे और रात में उसी का बेड बना लेते थे। मतलब फर्नीचर इस तरीके से था, मतलब उस तरह से डिज़ाइन किया था कि दिन में तो उसे अलमीरा की तरह इस्तेमाल कर लो और रात में उसको फैला के बेड बना लो, ऐसा फोल्ड हो जाता था फर्नीचर। तो ये भी था इस, मतलब इसकी स्पेशलिटी थी इस बिल्डिंग की। और परंतु अब ये जो प्लेस है ये डेजोलेट हो चुका है, वहाँ कोई जाता नहीं है, ना वहाँ पर कोई फार्मर्स के बारे में खबर सुनने को मिलती है अब, क्योंकि अब लोग ही नहीं जाते वहाँ, तो कहाँ से खबर मिलेगी। ना कोई बार की टेल सुनाई देती है, या कोई नाई कहानी नहीं सुनाता। किस ज़माने में वहाँ बार अपनी कहानी सुनाता था, फार्मर्स एक दूसरे की खबर लाते थे। अब वो सब एक्टिविटीज़ बंद हो गई है, अब यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, ठीक है। अब पोइट आगे बढ़ता और बोलता है कि देखो सब लोग किसके पीछे भाग रहे थे? फेक स्प्लेंडर के पीछे भाग रहे हैं, मतलब एक तरह से एक नकली चमक, एक नकली भव्यता के पीछे भाग रहे थे। जो चीज़ ये है कि मतलब देखो, जिस चीज़ से अमीर व्यक्ति या फिर घमंडी लोग सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं ना, वही एक आम ग्रामीण व्यक्ति का सबसे बड़ा खजाना है। वो है सिंप्लिसिटी, कह सकते हैं आप, ठीक है। तो पोएट महसूस करता है कि भाई ये उसके दिल को बड़े करीब है, उसके ये सब चीज़ें जो उसने ऊपर एक्सप्लेन करी, ये सब बड़ी करीब है उसके दिल के। और अब वो मानता है कि लाइफ बहुत बदल चुकी है, इट हैज़ चेंज्ड अ लॉट, काफ़ी कुछ बदल चुका है। अब मेहनत करता है तो मेहनत में भी दर्द महसूस होता है। किसी ज़माने में मेहनत करते हुए वो खुशी प्राप्त होती थी, अब मेहनत में भी उनको थकावट हो जाती है, दर्द महसूस होता है। पूरा जो वर्ल्ड है ना, अब फैशनेबल चीज़ें बनाने में लगा हुआ है और फैशनेबल चीज़ें एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं, परंतु
पोइट एक तरह से सवाल करते हुए पूछता है, क्या यही चीज़ें सही में आनंद दे रही हैं हमको? क्या ये रियल जॉय है जिसके पीछे हमको जाना चाहिए? नहीं है ये रियल जॉय, क्योंकि रियल जॉय तो हम छोड़ आए पीछे। ये रियल जॉय नहीं है, ये फैशनेबल वर्ल्ड, ये चकाचौंध दुनिया की ये रियल जॉय नहीं है। वो क्वेश्चन पूछता है, परंतु उस क्वेश्चन में जवाब एक तरीके से वो रेटोरिकल क्वेश्चन की तरह हो गया एक तरह से, ठीक है। तो रिच पीपल जो है ना, उनका जॉय तो इंक्रीज हो गया है, उनको जिसमें जॉय मिलता है वो तो उनका इंक्रीज हो गया, क्योंकि रिच पीपल लोग अब दबदबा हो गया है गांव में भी। परंतु जो पुअर वंस है, गरीब लोग हैं, वो डिक्लाइन हो गए हैं, उनका पतन हो गया एक तरह से। तो इस तरीके से वो डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा है पोइट कि एक हैप्पी लैंड और एक स्प्लेंडेड लैंड में क्या डिफरेंस है। एक स्प्लेंडेड शानदार ज़मीन, एक शानदार भूमि, एक शानदार राज्य, एक शानदार गांव ऐसा हो सकता है कि इसमें बहुत विकास दिख रहा हो आपको, परंतु ज़रूरी नहीं है कि वो जो विकास दिख रहा है वो खुशनुमा गांव कहलाएगा या हैप्पी लैंड कहलाएगा। विकास तो अब इनके गांव में भी खूब है, किसमें, जिसकी पोइट बात कर रहा है अपने गांव की, ऑबर्न, ठीक है। परंतु विकास है, परंतु लोग नहीं है। तो दिखने में वो डेवलप्ड है, परंतु अब वो हैप्पी नहीं है। तो वो डिफ्रेंशिएट करके बता रहा है कि एक स्प्लेंडेड लैंड और एक हैप्पी लैंड में क्या अंतर हो सकता है। तो रिच लोग अब डेवलप कर रहे हैं, वो ज़मीन पे उनका विकास हो रहा है, परंतु रूरल लोग अब पीछे रहते जा रहे हैं। अब वर्ल्ड हर चीज़ को पैदा कर रहा है और सप्लाई कर रहा है सब जगह पे, लग्जरी वाली चीज़ें, प्रोडक्ट ऑफ लग्जरी वाली चीज़ें पैदा कर रहा है और भेज रहा है सब जगह। परंतु ये जो लग्जरियस वर्ल्ड है ना, ये एक दिन बंजर ज़मीन बन के गिरी जाएगा, मतलब इसका पतन तय है। यानी इस तरह का डेवलपमेंट ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। वो उदाहरण देके भी बताता है कि जैसे एक लेडी है, जब वो जवान थी, सुंदर थी, भले ही उसने कोई मेकअप वेकअप कुछ नहीं कर रखा, एकदम प्लेन, तब भी उसकी ब्यूटी यूथ को मतलब अट्रैक्ट करती थी। ऊपर से जो ड्रेस पहनती थी वो तो एक तरह से कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, परंतु वो तो कॉम्प्लीमेंट करने के लिए ड्रेस, परंतु जैसे ही उसकी ब्यूटी क्या होगी, फेड, मुरझा जाएगी, तो वो ड्रेस भी कोई काम की नहीं रहेगी, उसकी सुंदरता को नहीं बढ़ा पाएगी, क्योंकि पहले ड्रेस नहीं थी, वो तो खुद की सुंदरता थी, जिसकी वजह से लोग उसकी तरफ खींचे चले जाते थे। बाद में सुंदरता खुद की डल जाएगी, तो चाहे कैसी ड्रेस पहन ले, वो ड्रेस फिर भी उसको अट्रैक्टिव नहीं बना पाएगी। तो वही बात है कि गांव को आपने सजा दिया है, डेकोरेट कर दिया, उसको डेवलप कर दिया, परंतु जो उसकी आत्मा थी, जो सुंदरता थी उस ग्रामीण जीवन की, वो वहाँ के लोगों से थी, उन लोगों का गांव से जुड़ाव था और नेचर से जुड़ाव था। जब वो जुड़ाव और वो लोग ही वहाँ नहीं रहे बेसिकली, तो ये भारी जो दिखावी डेवलपमेंट है ना, बेसिकली जो फेक डेवलपमेंट है, वो किसी काम का नहीं है, वो एंड में तबाह होना ही है, वो एक दिन मतलब ढह जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। तो इस तरीके से वो उस फेक स्प्लेंडर उसके बारे में समझा रहा है कि जो दिखावी जो भव्यता आ गई है ना, ये एक दिन ख़त्म होनी है और दोबारा से जो नेचुरल लग्जरी है, जो प्राकृतिक भव्यता होगी ना, वो वापस से एक दिन निकल के आएगी, वापस डेवलप होगी, वापस विकसित होगी। फिर वो बता रहा है कि हम लोग गांव छोड़ के एक नई ज़मीन पर आ गए, तो वहाँ पे हमारी लाइफ कैसी होगी, मिजरेबल, नया जगह कैसी है, मिजरेबल लाइफ हो गई वहाँ पे। पोइट एक्सप्लेन करता है कि जो मिजरेबल लाइफ में, मतलब उस मिजरेबल लाइफ को एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि जो लोग माइग्रेट कर गए और माइग्रेट करके नई जगह चले गए, वो कहाँ चले गए, पोइट ने एक्सप्लेन नहीं किया, पर जो आइडिया लग रहा है वैसा लग रहा है कुछ लोग तो इंग्लैंड में शहरों में चले गए और कुछ लोग वहाँ से देश ही छोड़ के अमेरिका चले गए। एक्चुअल में इंग्लैंड या अमेरिका में कहीं वो शहरों में जाके बस गए। अब जो औरत, उदाहरण के तौर पर बताता है कि जो औरत पहले गाँव में बढ़िया खुशहाल जीवन बिता रही थी, क्वाइट वेल वर्स थी, वो एक्चुअल में डेवलप्ड लाइफ की खोज में गांव छोड़ के चली गई और अर्बन दुनिया में आ गई, शहरी दुनिया में आ गई, और अब उसे वहाँ पे क्या हो रहा है, भीख मांगने पे मजबूर होना पड़ रहा है। बेसिकली उन्हीं लोगों के सामने भीख मांगना पड़ रहा है जिनकी वजह से वह गांव छोड़ के आई है देख सकते हैं। तो उसने अपने दोस्त, अपना परिवार सब खो दिया, उसने अपनी विलेज लाइफ खो दी, और अब बेसिकली वो उस घड़ी को कोस रही है, उस लकलेस आवर, उस बदकिस्मत घंटे को, उस लकलेस आवर, उस बदकिस्मत समय को कोस रही है जब उसने गांव छोड़ने का निर्णय लिया था। तो ये जो नई ज़मीन है, जो न्यू लैंड है, ये बहुत ज़्यादा एक तो गर्मी से भरी हुई है, एक्सट्रीमली हॉट है, साथ में यहाँ पे और भी बहुत सारे खतरे हैं, जैसे कि यहाँ अलग अलग तरह के जानवर रहते हैं, जहरीले सांप पाए जाते हैं, और यहाँ तूफान, टॉर्नेडो भी आते रहते हैं। इससे आइडिया लगता है कि अमेरिका की बात भी हो रही है, टॉर्नेडोज वहाँ खूब आते हैं, ठीक है। तो ये इस नई ज़मीन पे से बहुत सारे खतरे हैं, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और अलग अलग जहरीले जानवर हैं, ठीक है, और ऊपर से तूफान भी आते रहते हैं, तो प्रकृति भी सपोर्ट नहीं कर रही यहाँ पे, तो लोग परेशान हैं यहाँ पे एक तरह से। तो ये नया जो प्लेस है, ये उनके पहले का जो गांव था उससे बहुत अलग है, डिफरेंट है एक तरीके से। अर्लियर टाइम्स का जो उसका विलेज था, उस गाँव में जहाँ रहा करते थे बचपन में, उससे बहुत अलग है, और ये बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है इनको।
उनके गांव में तो ठंडी ठंडी कूल ब्रीज चलती थी, है ना, झरने बहते थे, नए घर मतलब हरे मैदान थे, ग्रीन प्लेन्स थे, हार्मलेस लव था। और सबसे बढ़िया बात तो गांव में क्या थी, एक तरह से निस्वार्थ प्रेम बोल सकते हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने वाला प्रेम, हार्मलेस लव था। तो वो सोचता है कि क्या डिजास्टर्स रीजन, कितना खतरनाक, कितना मतलब तबाही मचाने वाला निर्णय लिया हम लोगों ने, इन लोगों ने, मतलब जो ग्रामीण लोग हैं उन्होंने, कि जब उन्होंने गांव छोड़ दिया। अब वो एंड में क्या होता है, एक तो अपनी पोइट्री को एड्रेस करते हुए कवि बोलता है कि वो बोलता है कि पोइट्री से बोलता है कि ये जो समय है ना, ये डीजनरेशन का समय चल रहा है, पतन का समय चल रहा है, और ऐसे समय में एक ईमानदारी से किया गया वर्क जो होता है ना, ऑनेस्ट वर्क, उसको भी वो प्रसिद्धि नहीं मिलती जो उसे मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पोइट्री जो है ना वो कभी भी दिखावटी संसार में टिकती नहीं है, वो छोड़ के चली जाती है वहाँ से बेसिकली। यानी कि जो दिखावटी संसार, जो ऐसा जो पैसे के पीछे भाग रहा है, धन दौलत के पीछे भाग रहा है, वहाँ पोइट्री की इज्जत होती नहीं है। तो पोइट्स फिर लिखना ही बंद कर देते हैं ऐसे समय में बेसिकली। तो इसलिए पोइट्री हमेशा दिखावटी दुनिया को छोड़ के चली जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो पोइट उसी बात को एक तरह से इंडिकेट करते हुए बोल रहा है कि ऐसा समय है कि मेरी पोइट्री वैसे इतनी अप्रिशिएट तो होगी नहीं आज के ज़माने में। मुझे पता है कि आज पतन का समय चल रहा है, लोग मेरी पोइट्री पे इतना ध्यान ही नहीं देंगे, परंतु फिर भी पोइट बिलीव करता है कि जब कभी मेरी पोइट्री, क्योंकि मैं जो चाहता हूँ मैंने सब लिख दिया इस पोएम में, उसने इतनी लंबी पोएम लिखी है, मैंने सब कुछ जो मेरे मन में था मैंने सब लिख दिया, अब मैं एंड में इस पोइट्री को गुड बाय कह रहा हूँ, इसको फेयरवेल दे रहा हूँ, इसको गुड बाय कह रहा हूँ। परंतु मैं ये उम्मीद जता रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि इस पोएम को जहाँ कभी कहीं पर भी कोई भी पढ़ेगा, मान लो चाहे वो इक्वेटर पे बहुत गर्म इलाके में पढ़ रहा हो, चाहे पोल्स के ठंडे इलाके में, नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल, साउथ पोल में पढ़े, या फिर किसी टॉर्नो पहाड़ की क्लिफ पे, चोटी पे, या पेम्बा मार्का, ये भी एक तरह का पहाड़ी है, इसके किनारों पे कहीं पर भी पढ़े कोई इस कविता को, इस दुनिया में कहीं भी पढ़ेगा तो वो इसको अप्रिशिएट ही करेगा, उस मेरी बात से सहमत होगा, मतलब वो उसको पसंद आएगी ये पोएम। अभी तो हो सकता है कि समय ऐसा चल रहा है कि मेरी पोएम को इतना अप्रिसिएशन ना मिले, परंतु भविष्य में कोई भी कहीं भी से पढ़ेगा तो उसको ये पोएम पसंद आएगी। ऐसा वो पोइट्री को एड्रेस करते हुए बताता है, बोलता है, और साथ में एक चीज़ बोलता है कि अब इस समस्या का सॉल्यूशन क्या है जो यहाँ पर हुई है मेरे गाँव में। इसका सॉल्यूशन बताता है कि सेल्फ डिपेंडेंसी। जब हम आत्मनिर्भर होंगे तो हमें गाँव छोड़ना ही नहीं पड़ेगा, हमें सब कुछ गाँव में मिल जाएगा। तो पोएट होता है वो पोएम को कंक्लूड करते हुए बोलता है, वो एक आइडिया देता है कि जो ये ट्रेड का जो एम्पायर है, ये साम्राज्य फैला हुआ है ना व्यापार का, यह एक दिन गिर जाना है, टूट जाना है। और ये कैसे होगा? जब लोग खुद का जीवन निर्वाह, लाइवलीहुड अपने ही जगह पे ढूंढ लेंगे, अपने ही गांव में अपना जीवन निर्वाह करने के उनको सारे संसाधन मिल जाएंगे, तो उनको माइग्रेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। शहरी एरियाज में माइग्रेट करने की उनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सेल्फ डिपेंडेंसी, आत्मनिर्भरता आ जाएगी, और सेल्फ डिपेंडेंसी ही सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। बात समझ में आई? अब थीम्स क्या क्या हैं, वैसे तो पूरा समझा ही दिया, पर थीम्स में देखो रूरल लाइफ की ब्यूटी को समझाया पोएट ने। तो पोएम बात करती है कि रूरल लाइफ की ब्यूटी क्या है, बहते हुए झरने, ठंडी हवा, ग्रीन फील्ड, हिडन ग्लेड्स, जंगल के बीच में छुपे हुए ऐसे इलाके जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं है ना, और ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे बैठ सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं अपने मित्रों के साथ में, लवर्स के साथ में। कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, नकारात्मकता नहीं है वहाँ के जीवन में, कोई फेक डेवलपमेंट नहीं है जैसे अर्बन वर्ल्ड में होता है, और ह्यूमन नेचर के साथ में मिल के कोहैबिट करते हैं, साथ में रहते हैं, सहवास करते हैं। तो यही ब्यूटी है रूरल लाइफ की। एक थीम तो ये है। दूसरी थीम है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन या कमर्शियलाइजेशन का नेगेटिव्स की पोएम एक्सप्लेन करती है किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन या कमर्शियलाइजेशन जो है ना, जो ज़मीन का जो एक तरह से व्यवसायीकरण कर दिया गया है कि भाई एवरेज लैंड होल्डिंग बढ़ जाए, एक लैंडलॉर्ड के पास में अधिक से अधिक ज़मीन आ जाए एक ही जगह पे। इसने जो ये काम किया है ना, मतलब इस चीज़ से ये जो एवरेज लैंड होल्डिंग बढ़ाने का जो कार्य हुआ है ना, इसने क्या कर दिया है, कॉमन लैंड को इनकी कंट्रोल में ला दिया, और इस वजह से क्या हुआ, रूरल लाइफ तबाह हो गई। ये चीज़ मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। लोग फिर क्या हुआ, लोग मजबूर हो गए, फोर्स्ड हो गए माइग्रेट करने के लिए, कि उनको जाना पड़ा छोड़ के अपना ग्रामीण जीवन, और नई जगह पे जाके वो बड़े ही दयनीय स्थिति में रह रहे हैं, मिजरेबल लाइफ जी रहे हैं, और वो अपने ग्रामीण जीवन को वापस से मिस करने लग गए, जो कि हमेशा के लिए उनसे छूट चुका है। तो ये नेगेटिव्स हो गए, ये भी एक थीम हो गई। माइग्रेशन थीम है, पलायन, कि किस तरीके, माइग्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग थीम है पोएम की, कि किस तरह से लैंडलॉर्ड ने जब कॉमन लैंड को कैप्चर कर लिया तो लोग जो उस पर निर्भर थे उस कॉमन लैंड पे, उनको गांव छोड़ के जाना पड़ा और वो शहरों में चले गए और वहाँ पे उनकी जीवन बहुत ही ख़राब हो गया। तो ये माइग्रेशन एक इंपॉर्टेंट थीम है।
फिर सेल्फ डिपेंडेंसी, लास्ट में मैंने बता दिया कि पोएट सॉल्यूशन बताते हुए बोलता है कि भाई इस प्रॉब्लम का, इस माइग्रेशन वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है कि लोगों को गांव में ही वो सब कुछ सुविधाएं मिल जाएं जिसके पीछे वो शहर में भागते हैं, जाते हैं। तो अगर गांव में उनको सब चीज़ें मिल जाएंगी, गांव का उस तरह से विकास होगा कि वो नेचर के बीच में भी रहें और उनको सारे रिसोर्सेज भी मिल जाएं, वो धन दौलत भी कमा सकें, तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। तो सेल्फ डिपेंडेंसी जो है ना, यही सॉल्यूशन है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट थीम है इसकी, ठीक है। अब कुछ लिटरेरी डिवाइसेस देख लेते हैं। देखो वैसे इतनी बड़ी पोएम है, इसमें बहुत एलिट्रेशन, बहुत असोनेंस, सब कुछ बहुत कुछ मिलेगा, परंतु मैंने कुछ एक आध एग्जाम्पल उठाए केवल, ताकि आप तो याद, मतलब इतना याद हो पाएगा आप लोगों से, तो याद कर सको। एलिट्रेशन के जैसे हम्बल हैप्पीनेस, सिंपली शॉर्ट, स्वीट सक्सेशन, वर्क इट्स वीडी वेज। इसमें हम्बल हैप्पीनेस में है, सिंपली शॉर्ट में सा, स्वीट सक्सेशन में सा, वर्क्स इट्स वीडी वे, वा, हेयर होम हाउंड्स एंड हॉर्न परस्यू, हेयर हा। तो ये कुछ कॉन्सोनेंट साउंड्स है जिनका रिपीटेशन हो रहा है वर्ड के स्टार्टिंग में, तो ये किसके एग्जांपल है? एलिट्रेशन के, ठीक है। असोनेंस, असोनेंस में क्या होता है? वोवल साउंड का रिपीटेशन होता है। जैसे एक एग्जांपल है स्माइलिंग स्प्रिंग, स्माइलिंग, ई स्प्रिंग, ई क्या है? वोवल साउंड है, इसका रिपीटेशन हो रहा है, तो ये असोनेंस हो गया। असोनेंस में वोवल साउंड का रिपीटेशन वर्ड के स्टार्टिंग में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, आखिर में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। सिमिली, जैसे एग्जांपल है स्वीट एज प्रिमरोज पीप्स थ्रू द थॉर्न, जैसे कि प्रिमरोज फूल कांटों के बीच में झांक रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है कि एक ब्यूटीफुल लेडी वुमेन की तारीफ की जा रही है, ठीक है, किसके द्वारा? पोएट के द्वारा कंपेयर किया जा रहा है एक ब्यूटीफुल वुमेन को, किससे? प्रिमरोज फ्लावर से, प्रिमरोज फ्लावर से उसको कंपेयर किया जा रहा है, एक सुंदर लेडी को, औरत को, एक लड़की को। तो स्वीट एज का इस्तेमाल किया गया है, तो कंपेयर हो रहा है प्रिमरोज फ्लावर किससे? एक लेडी से, ठीक है। तो ये सिंबली हो गया। मेटाफर, ऑबर्न विलेज खुद एक मेटाफर है। वो किसका मेटाफर है? रूरल लाइफ के डिक्लाइन, पतन का मेटाफर है। डिक्लाइन ऑफ रूरल लाइफ को आप ऑबर्न विलेज से सीधा जोड़ के देख सकते हैं, एक मेटाफर हो गया। इसी तरीके से लैंड ओनर्स को पोएट ने क्या बोला? टायरेंट कहा गया है पोएम के अंदर, टायरेंट यानी तानाशाह एक तरह से, ठीक है। तो लैंड ओनर के लिए टायरेंट इस्तेमाल किया गया, ये मेटाफर हो गया लैंड ओनर के लिए, ठीक है। फिर पैथेटिक फैलेसी का इस्तेमाल हुआ है। स्माइलिंग स्प्रिंग, मुस्कुराते हुए झरने, स्वीट स्माइलिंग विलेज, प्यारा मुस्कुराता हुआ गांव। अब आप सोचेंगे सर ये तो पर्सोनिफिकेशन है। देखो अगर आप एग्जाम में से पर्सोनिफिकेशन लिखाओगे तो कोई आपका वैसा आंसर गलत नहीं करेगा, ठीक है, परंतु मैं आपको बताता हूँ अगर करेक्ट वे में देखा जाए तो ये पैथेटिक फैलेसी है। पर्सोनिफिकेशन और पैथेटिक फैलेसी में ये डिफरेंस होता है, पर्सोनिफिकेशन में हम लोग एक निर्जीव वस्तु या व्यक्ति या फिर निर्जीव वस्तु या फिर नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं हम, यानी ऐसी चीज़ जो इंसान नहीं है, इंसान के अलावा कुछ भी हो सकता है, जानवर, प्रकृति, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या कोई नॉन लिविंग थिंग हो सकती है, ठीक है। उसको जब हम इंसानी गुणों से नवाज देते हैं, उसमें इंसानी गुण डाल देते हैं, तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, इंसान की तरह ट्रीट करते हैं। उदाहरण के तौर पे तूफान चल रहा है, तूफान थोड़ी चलता है, तूफान बहता है, हवा बह रही है, वो तो पर्सोनिफिकेशन हो गया, उसे इंसान की तरह मान रहे हैं। परंतु जब हम इन्हीं चीज़ों में, यानी जो इंसान के अलावा कोई भी नॉन लिविंग थिंग हो या कोई प्रकृति का कोई कण हो या फिर कोई जानवर हो, इनमें जब हम इमोशंस डाल देते हैं, भाव डाल देते हैं, तो वो पर्सोनिफिकेशन की जगह पैथेटिक फैलेसी कहना उसे ज़्यादा उचित होगा या सही होगा। जैसे मुस्कुराता हुआ झरना, स्माइलिंग स्प्रिंग, मुस्कुराता हुआ झरना, तो ये इसमें भाव आ गए, इसमें इमोशंस आ गए हैं। ऐसे स्वीट स्माइलिंग विलेज, प्यारा मुस्कुराता हुआ गांव, तो इसमें इमोशन आ गए। जब इमोशंस डाल दिए जाएं तो पैथेटिक फैलेसी खिलाया जाएगा, और इमोशंस के अलावा और कोई भी इंसानी गुण डाल दिया जाए तो वो पर्सोनिफिकेशन होता है। बात समझ में आई? अगर बोले नाचता हुआ फूल, डांसिंग फ्लावर, तो उसे पैथेटिक फैलेसी कहना ज़्यादा सटीक होगा, ज़्यादा सही होगा पर्सोनिफिकेशन की बजाय। समझ में आई बात? इमोशंस आ गए, डांस एक इमोशन है, नाचना, ठीक है, उसमें खुशी होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, सेंटिमेंटलिटी एंड मेलैंकोलिक। गोल्डस्मिथ की जो लैंग्वेज रही है ना पोएम की, वो काफ़ी ज़्यादा सेंटिमेंटल, भाव, मतलब एक तरह से इमोशन से भरी हुई है, और वो नॉस्टैल्जिया फील करता है, वो पास्ट की लाइफ को याद करता है। नॉस्टैल्जिया में क्या होता है? पास्ट की लाइफ को याद करना, ठीक है। तो उसकी जो इमोशनल टोन है, और उसने बहुत रिच इमेजरी इस्तेमाल करी है पोएम के अंदर, और उसने, ये मिस्टेक हो गई यहाँ पे, इसको बोलेंगे पैथेटिक फैलेसी, यहाँ पे पैथेटिक फैलेसी, ठीक है। और जो पैथेटिक फैलेसी इस्तेमाल किया है इसने क्या कर दिया है, एक तरह से पोएम को एक लेमेंट दिया है, एक विलाप का रूप दिया है, क्योंकि वो लिखा भी एक पेस्टरल एलिजी, मैं स्टार्टिंग बताया, एक शोक गीत की तरह है, ठीक है। और इस सेंटिमेंटलिटी
ये जो इतना ज़्यादा इमोशनल एलिमेंट डाला है उसने पोएम के अंदर, इसको उसके समय में तो काफ़ी प्रशंसा मिली थी, परंतु बाद में क्रिटिक्स ने इस चीज़ को 19वीं सदी और 20 सदी में इसको काफ़ी आलोचना भी करी, और क्रिटिक्स ने बोला था कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो गए हैं ये ग्रामीण जीवन को लेके या नेचर को प्रति। तो इस सेंटिमेंटलिटी को या एक तरह से उनके ज़माने में तो काफ़ी प्रेज़, काफ़ी प्रशंसा मिली, पर बाद में आलोचना भी हुई। तो सेंटिमेंटलिटी और मेलैंकोली की चीज़ को क्रिटिकली देखा गया है राइटर्स के द्वारा। एक चीज़ है इकोनॉमिक और सोशल लाइफ की क्रिटिक है पोएम, यानी आर्थिक और सामाजिक जीवन का किस तरह से आलोचना करी है उन्होंने, आलोचनात्मक एक तरह से विश्लेषण है। तो ओलिवर गोल्डस्मिथ ने क्रिटिसाइज किया है एनक्लोजर मूवमेंट को, क्रिटिसाइज किया एक तो कि उसने क्या कर दिया है, लैंड का प्राइवेटाइजेशन कर दिया है ना, निजीकरण कर दिया लैंड का, कॉमन लैंड का, ठीक है। प्राइवेट प्रॉफिट के चक्कर में मानवता नष्ट हो गई गाँव की पूरी, ठीक है। तो एक तरह से उसने क्या किया है, ओलिवर गोल्डस्मिथ ने एक क्रिटिक, आलोचनात्मक तरीके से प्रेजेंट किया है इस पोएम को। किसकी आलोचना? इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ की, आर्थिक और सामाजिक जीवन की आलोचना। फिर आप देखते हैं स्ट्रक्चर और राइम स्कीम क्या है। तो देखो पोएम एक ही यूनिट में है, मतलब कोई स्टेंजा नहीं है, पूरी की पूरी 400-500 लाइन की पोएम एक ही स्टेंजा में कंप्लीटली, कोई डिवीजन नहीं है इसमें, स्टेंजास में अलग अलग कोई डिवीजन नहीं है, कंप्लीटली एक यूनिट है, ठीक है, एक इकाई है। और इसमें राइमिंग कपलेट्स हैं, इसकी राइम स्कीम ABB है, यानी AABB, इस तरह से राइमिंग चल रही है पूरी पोएम में आर पार। तो आप सिर्फ ये लिखोगे ABB की राइमिंग है, यानी राइमिंग कपलेट्स हैं पूरी की पूरी पोएम में। तो ये हो गया भाई क्रिटिकल एनालिसिस। मेरे हिसाब से मैंने इतना डिटेल में समझा दिया कि आपको समझ में आ गया होगा इस पोएम में एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो बाकी आप सोचोगे सर इसमें एक्सप्लेनेशन आ गया तो कैसे करेंगे, तो बेटा इसके अलावा मैंने सारी पोएम तो करवाई है ना मोस्टली, तो उन सब पोएम्स में से आप एक्सप्लेनेशन कर लेना, चॉइस आएगी वैसे भी 8 में से 4 करने पड़ेंगे, इस तरह से आएगी ना, तो कोई समस्या नहीं है आप लोगों को, वैसी कोई समस्या नहीं आएगी। आप बाकी पोएम्स को ढंग से पढ़ लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको एक्सप्लेनेशन करने में। बाकी अगर क्रिटिकल एनालिसिस आ गया ओलिवर गोल्डस्मिथ की ये पोएम द डेजर्टेड विलेज का, तो आप फिर इसको लिख देना। ये वैसे काफ़ी बड़ा दिया है मैंने आपको, इसमें काफ़ी कुछ आपको याद आ जाएगा, तो भी आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। भी बड़ा इसलिए हो गया क्योंकि मैंने बताया समरी भी मैंने इसमें डिटेल में समझाई है आपको, इसलिए बड़ी हो गई है, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं एक बात बता देता हूँ आपको, फ़िलहाल समय नहीं है अब इतना, तो हो सकता है कि अब ना तो कोई नागनंदा पे वीडियो आए और ना ही पोरस पे आए, ठीक है। इन पर तो वो कोई इशू नहीं है। बाकी 98% सिलेबस तो ऑलरेडी हो चुका है बेटा, उसमें कोई समस्या आपको आनी नहीं चाहिए, उनसे आप कर सकते हो आराम से पेपर, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम और सी यू सून, टेक केयर।